हेलो एवरीवन। हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले के 2 लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने बकल कैविटी और फेरिंग्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसके आगे के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम पहले पढ़ते हैं ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब होती है, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और ये फेरिंग्स को स्टमक से कनेक्ट करती है। ईसोफेगस के आगे वाला पार्ट फेरिंग्स होता है और इसके पीछे वाला पार्ट स्टमक होता है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करती है? ईसोफेगस करती है। ये नेक वाले रीजन से स्टार्ट होती है और पूरी थोरेसिक कैविटी में ये रन करती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेक में जो वर्टिब्रा होती है उन्हें सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं और ये वाला रीजन है थोरेक्स वाला रीजन। तो ये थोरेक्स वाले रीजन तक फैली हुई होती है। तो ये यहाँ पर 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा से लगा करके 11 थोरेसिक वर्टिब्रा तक ये फैली हुई रहती है और इसकी ओपनिंग स्टमक में होती है। तो जहाँ ये स्टमक में ओपन होती है वहाँ पर ये थोड़ी सी बैंड कर जाती है ताकि जो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है वो ईसोफेगस में ना जा सके। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसकी हिस्टोलॉजी की। हिस्टोलॉजी में इसकी देखें तो सबसे आउटर लेयर एडवेंटिशिया होती है, जो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये एडवेंटिशिया है जो आउटर लेयर है और उसके बाद में हम देखते हैं कि इसके बाद की जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं मस्क्यूलर लेयर। यहाँ आपको दिखाया गया मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना, ये क्या है? पूरी मसल लेयर है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अब इस मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना के बाद में जो रीजन आता है वो आता है सबम्यूकोसा। तो ये जो रीजन आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं सबम्यूकोसा और सबम्यूकोसा के बाद वाला रीजन होता है म्यूकोसा। क्लियर? फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है ये ल्यूमन दिखती है। ये ल्यूमन एक एपिथेलियम से कवर्ड रहती है। ये एपिथेलियम होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम और इनके बीच में जो आपको यहाँ स्पेस दिखता है इसे हम बोलते हैं लैमिना प्रोपिया। क्लियर? तो ये ईसोफेगस की हिस्टोलॉजी है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टमक के बारे में। स्टमक एलिमेंट्री कैनाल का डायलेटेड पार्ट होता है जो कि ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम वाले पार्ट के बीच में प्रेजेंट होता है। ये जे शेप ऑर्गन होता है और ईसोफेगस की ओपनिंग जब स्टमक में होती है तो यहाँ एक होल या एक छेद उपस्थित होता है, उसे हम बोलते हैं कार्डियक ऑरिफिस। और जब इसकी ओपनिंग डिओडेनम में होती है तो यहाँ एक छेद होता है जिसे हम बोलते हैं पाइलोरिक ऑरिफिस। तो जो यहाँ कार्डियक ऑरिफिस होता है वहां एक स्फिंक्टर होता है जिसे बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर और यहाँ जो स्फिंक्टर होता है उसे बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्लियर? अब स्टमक में 2 कर्वेचर होते हैं। इस कर्वेचर को हम बोलते हैं लेसर कर्वेचर जो छोटा होता है और इस कर्वेचर को हम बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर जो कि बड़ा कर्वेचर होता है। क्लियर? स्टमक में 3 पार्ट्स मेन होते हैं। एक होता है कार्डियक, दूसरा होता है फंडस और तीसरा होता है पाइलोरिक। क्लियर? अब यहाँ पर देखते हैं ये जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं कार्डियक। ये पार्ट आपको दिखता है फंडस और ये पार्ट दिखता है पाइलोरिक। ठीक है? पाइलोरिक को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल। तो जो पाइलोरिक स्टमक का टर्मिनल पार्ट होता है, ये टर्मिनल पार्ट कहाँ ओपन होता है? डिओडेनम में ओपन होता है और यहाँ जो स्फिंक्टर होता है उसे बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। क्लियर? हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक। अब स्टमक की हिस्टोलॉजी जो होती है उसमें डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती है जो आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। सबसे आउटर लेयर होती है सिरोसा। सिरोसा के बाद की लेयर होती है मस्कुलर लेयर जिसमें अलग अलग टाइप की मसल्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स और ऑब्लिक मसल्स। स्टमक की स्पेशलिटी ये है कि इसमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के अलावा ऑब्लिक मसल्स भी प्रेजेंट होती है जो कि ना तो ईसोफेगस में होती है और ना ही इंटेस्टाइन में होती है। तो सिरोसा, मस्कुलर लेयर, सबम्यूकोसा, फिर मस्कुलरिस म्यूकोसा, फिर लेमिना प्रोपिया आ जाएगा और ये म्यूकोसा जो है वो डीपली फोल्डेड होती है। अब इनकी हिस्टोलॉजी की स्लाइड में अपन देखें तो यहाँ अपने को रीजन दिखाया गया है, म्यूकोसा और सबम्यूकोसा दिखाया गया है। इसके बीच में मस्कुलरिस म्यूकोसा है और ये जो म्यूकोसा है ये हाईली फोल्डेड होती है। यहाँ पर कुछ ओपनिंग्स होती है, इन ओपनिंग्स को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक पिट्स बोलते हैं। क्लियर? ये जो आपको दिख रहे हैं ये गैस्ट्रिक पिट्स है। ये रीजन जो आपको दिख रहा है ये अंदर जा करके यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है?
ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये गैस्ट्रिक पिट्स है। तो स्टमक की वॉल में कई होल्स प्रेजेंट है जिनको हमने गैस्ट्रिक पिट्स बोला है। ये जैसे बन गया है, ये क्या है, गैस्ट्रिक पिट बन जाता है यहाँ पर। ये म्यूकोसा में डीपली एम्बेडेड रहता है और क्या बनाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में मेनली 4 सेल्स होती है, पैराइटल सेल, पेप्टिक सेल, म्यूकस सेल्स एंड जी सेल्स। ये जो सेल्स होती है यहाँ पर, ये पैराइटल सेल्स होती है जिनको ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं। ये HCl का सिक्रीशन करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन करती है। दूसरी होती है पेप्टिक सेल या चीफ सेल, ये पेप्सिनोजन का सिक्रीशन करती है। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म होती है एंजाइम की, जब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब पेप्सिनोजन पेप्सिन में जब कन्वर्ट होता है तो वो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है। और पेप्सिनोजन का पेप्सिन में कन्वर्जन HCl की हेल्प से ही होता है। उसके बाद फिर आता है म्यूकस सिक्रेटिंग सेल, जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करती है। फिर जो जी सेल्स होती है वो क्या करती है, गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। तो ये ब्लू कलर की सेल्स होती है जी सेल्स, पर्पल कलर की दिख रही है चीफ सेल्स होती है। ये आपको ये पर्पल एंड ब्राउन कलर की दिखती है वो पैराइटल सेल्स है, और ये ब्राउन कलर की म्यूकस सेल्स है, और ये पिंक कलर की भी म्यूकस सेल्स होती है, ये म्यूकस का सिक्रेशन करती है। इसकी हिस्टोलॉजी की स्लाइड देखते हैं अपन यहाँ पर। तो ये डार्क कलर में म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होती है, ये वाली आपको लाइट कलर में पैराइटल सेल दिखती है, और ये जो पर्पल कलर की होती है ये चीफ सेल होती है। ये पैराइटल सेल तो HCl का सिक्रेशन करती है, चीफ सेल पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करती है। फंक्शन ऑफ स्टमक, स्टमक एक टेम्पररी स्टोरेज ऑर्गन होता है जो सिक्रेटरी फंक्शन होता है इसका। अब यहाँ पर देखा आपने, ये HCl का भी सिक्रेशन करती है, पेप्सिनोजन का भी करती है, म्यूकस का भी करती है, और गैस्ट्रीन का भी करती है, इसीलिए इसका फंक्शन कैसा हुआ, सिक्रेटरी हुआ। ये GI ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, मतलब बाहर से आने वाले जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो HCl की प्रेजेंस के कारण वो मर जाते हैं और वो अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं। एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वो एक इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन करती है। ये इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। अगर ये फैक्टर का सिक्रीशन नहीं होता है तो विटामिन B12 का इलियम में एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। क्लियर? स्टमक के फंक्शन में एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका एब्जॉर्प्टिव फंक्शन, क्योंकि कुछ अमाउंट में स्टमक में वाटर और अल्कोहल का भी एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर स्टमक के फंक्शन के बारे में डिस्कस किया। अब बात करते हैं अपन स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ये 6 मीटर लॉन्ग होती है। इसके अंदर मेनली 3 पार्ट होते हैं, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। क्लियर? अब हम बात करते हैं डिओडेनम की। डिओडेनम एक एंटीरियर पार्ट होता है जो कि स्मॉल शी शेप जो सेक्शन होता है ये स्टमक के पाइलोरिक पार्ट से कनेक्ट रहता है। अब ये जो डिओडेनम होता है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन का शॉर्टेस्ट और वाइडेस्ट पार्ट होता है। ये गैस्ट्रिक जूस और हिपेटोपेंक्रेटिक डक्ट जो है उससे बाइल को रिसीव करता है। यहाँ देखिए आप, ये सी शेप सेक्शन है डिओडेनम का, यहाँ पर ये पैंक्रियाज से आने वाली डक्ट और लीवर से आने वाली डक्ट दोनों मिलकर के कॉमन डक्ट बनाती है जिसे हम बोलते हैं कॉमन हिपेटोपेंक्रेटिक डक्ट। क्लियर? ये यहाँ पर डिओडेनम में ओपन होती है। अब बात करते हैं जेजुनम की। जेजुनम जो है वो डिओडेनम और इलियम के बीच में प्रेजेंट होता है जेजुनम। इसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर होता है। ये थिक वॉल्ड और हाईली वेस्कुलर सेक्शन होता है इंटेस्टाइन का। इसके जो सर्कुलर म्यूकोसल फोल्ड होते हैं वो बड़े होते हैं, इसकी विलाई भी बड़ी होती है और टंग शेप्ड की होती है। लिम्फेटिक फॉलिकल इसमें एब्सेंट होते हैं जेजुनम के अपर पार्ट से। अब बात करते हैं इलियम की। स्मॉल इंटेस्टाइन का लॉन्गेस्ट पार्ट इलियम होती है। इसका डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर होता है। इसकी वॉल जेजुनम के कंपैरिजन में थिन होती है। ये वो प्लेस होता है जहां पर डाइजेशन कंप्लीट होता है और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन फूड का यहाँ पर होता है। इलियम में बहुत सारी विलाई भी प्रेजेंट होती है जो फिंगर शेप की होती है, और जो इलियम होती है उसकी वॉल में लिम्फेटिक नोड्यूल्स होते हैं जिन्हें हम पेयर्स पेचेस बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन की हिस्टोलॉजी अगर अपन देखें तो इसमें सबसे आउटर लेयर सिरोसा होती है, उसके बाद मस्कुलरिस जिसमें कि लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स होती है, फिर सबम्यूकोसा होती है, म्यूकोसा होती है जो कि हाईली फोल्डेड होती है और इसमें विलाई भी प्रेजेंट होती है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है
और स्मॉल इंटेस्टाइन के यहाँ पर अपन देखते हैं कि इसकी वॉल में कुछ सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्लीकी सर्कुलरिस। क्लियर? इसको हमने क्या बोला है? प्लीकी सर्कुलरिस बोला है। तो ये क्या है कि मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सरफेस होती है, इनर सरफेस, वो फ्लैट नहीं होती है, बल्कि कई यहाँ पर सर्कुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, और जो भी इंजेस्ट हम करते हैं उसकी मिक्सिंग करने में भी ये हेल्प करते हैं। और ये सर्कुलर फोल्ड्स जो हैं उसे हम प्लीका सर्कुलरिस या वॉल्स ऑफ कर्किंग्स बोलते हैं। ये जो विलाई है, ये विलाई क्या करती है कि इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसी को हम विलाई बोलते हैं। ये इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में प्रोट्रूड होती है और कोलमनार एपिथेलियम से भी कवर्ड रहती है। इन सेल्स को हम एंटेरोसाइट सेल्स बोलते हैं और वो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स का सिक्रीशन करती है। और इनमें माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्रश बॉर्डर का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं डिओडेनम, इलियम और जेजुनम, इनका कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। इन सब में लेयर तो सेम होती है, फर्स्ट सिरोसा, फिर मस्कुलरिस एक्सटर्ना, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। यही लेयर इसमें भी प्रेजेंट होती है और यही लेयर इसमें भी प्रेजेंट होती है। इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो इसकी सबम्यूकोसा होती है डिओडेनम की, उसकी सबम्यूकोसा में ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड होती है ये म्यूकस का सिक्रीशन करती है। क्लियर? जबकि यहाँ पर ये एब्सेंट होती है। जो इलियम की सबम्यूकोसा होती है और इलियम की जो म्यूकोसा होती है, तो आप देखिए इलियम की म्यूकोसा में यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप के पेचेस प्रेजेंट होते हैं जिसे बोलते हैं पेयर्स पेचेस, और ये सब म्यूकोसा तक एक्सटेंड करके करे रहते हैं। मतलब जो पेयर्स पेचेस हैं वो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा दोनों रीजन में प्रेजेंट होते हैं, और ये इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। मतलब ये लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड दिख रही है आपको, ये इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन करती है जो कि तीनों में प्रेजेंट होती है। हमने ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में पढ़ा था जो डिओडेनम की सबम्यूकोसा में प्रेजेंट थी और म्यूकस का सिक्रेशन करती है। पेयर्स पेचेस इलियम की म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं जो सबम्यूकोसा तक फैले हुए रहते हैं, और ये क्या करते हैं कि स्मॉल लिम्फ फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और ये लिम्फ फॉलिकल्स मिलकर के लिम्फेटिक नोड्यूल्स बनाते हैं, और ये लिम्फेटिक नोड्यूल्स ही क्या कहलाती है? पेयर्स पेचेस कहलाती है। ये पेयर्स पेचेस लिम्फेटिक डक्ट बनाते हैं और जो कि हर विलाई में जाती है। इन डक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? लैक्टियल्स। यहाँ पर आपको दिख रहा है, इन डक्ट्स को हमने बोला है लैक्टियल्स। ये फैट का एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करती है, और पेयर्स पेचेस के अलावा ये मतलब एब्जॉर्प्शन तो करते ही ये फैट का, और साथ ही ये इम्यूनिटी में भी रोल प्ले करती है क्योंकि ये लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन करती है। क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्यून। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो इंटेस्टाइन की म्यूकोसा होती है, ये वाली लेयर जो म्यूकोसा होती है, यहाँ पर ये छोटे छोटे से पिट्स प्रेजेंट है, क्रिप्ट्स प्रेजेंट है। इन क्रिप्ट्स को हम क्या बोलते हैं? क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्यून। ठीक है? ये ग्लैंडुलर पिट्स कहलाते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्यून। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की पूरी लेंथ में प्रेजेंट होते हैं। इसमें वेरियस टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है जैसे एपिथेलियल सेल्स, गॉबलेट सेल्स, पेनिस सेल्स एंड एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स। ये सब इंटेस्टाइनल जूस, जिसे हम सक्कस एंटेरिकस कहते हैं, उसका सिक्रेशन करती है। फिर होती है एंटेरोसाइट सेल्स। जो म्यूकोसा और विलाई होते हैं वो स्पेसिफिक टाइप की सेल्स से लाइन रहते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एंटेरोसाइट सेल्स। ये हाईली एब्जॉर्प्टिव होती है और ये इंटेस्टाइनल एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये है एंटेरोसाइट सेल्स। फिर आती है गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल क्या करती है? म्यूकस का सिक्रेशन करती है जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है फूड के पैसेज के लिए, और ये म्यूकोसा जो म्यूकोसा है उसको एक्सकोरिएशन से भी बचाती है, मतलब उसमें घर्षण नहीं होने देती है। फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन वो साइट होती है जहां पर डाइजेशन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट होते हैं, जीआईटी हार्मोन सिक्रेट होते हैं, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के हार्मोन सिक्रेट होते हैं, और यहीं पर डाइजेशन कंप्लीट भी होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है, वहां सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है। जितना डाइजेशन होना होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई भी होते हैं जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, इसके कारण डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। ये फैट के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। और पेयर्स पेचेस की स्मॉल इंटेस्टाइन में पेयर्स पेचेस प्रेजेंट होते हैं वो लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो आज हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पूरा पढ़ा है, और ईसोफेगस के बारे में पढ़ा था, स्टमक के बारे में पढ़ा था, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस करेंगे।
थैंक यू।